सोचिए, 21 मई 1991 का दिन। विशाखापट्टनम में एक हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आ जाती है और एक बहुत ही जरूरी दौरा लगभग कैंसिल हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बस कुछ ही मिनटों में छोटी छोटी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो होता ये है कि शाम के 6 बजे निराश होकर राजीव गांधी गेस्ट हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी एक वायरलेस मैसेज आता है कि अरे, खराबी तो ठीक हो गई है। वो इतनी जल्दबाजी में यू टर्न लेते हैं कि उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी चीफ थे वो पीछे ही छूट जाते हैं। फिर रात के 10:10 पर वो श्री पेरुम्बदूर पहुंचते हैं, जहां हजारों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। और ठीक 9 मिनट बाद 10:19 पर एक जबरदस्त धमाका होता है। हर तरफ धुआं, चीख पुकार, और इस सब के बीच भारत के पूर्व प्रधानमंत्री समेत 18 लोगों की जान चली जाती है। ये सिर्फ एक राजनेता का अंत नहीं था, ये उस सपने का अंत था जिसकी बात राजीव गांधी हमेशा किया करते थे। इस एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, और जो जांच शुरू होने वाली थी उसके लिए माहौल बहुत बहुत ही गंभीर हो गया था। तो अगली सुबह पूरा देश सदमे में था। उस वक्त के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई, लेकिन किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास कोई जवाब नहीं था। कोई नहीं जानता था कि किसने किया, कैसे किया। ये हमारी खुफिया एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। देखिए, इस केस की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि ये एक ब्लाइंड केस था। मतलब एक ऐसा केस जिसमें मौके पर कोई सुराग नहीं, कोई संदिग्ध नहीं, कुछ भी नहीं। अब महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी की हत्या के मामलों में तो हमलावर मौके पर ही थे, लेकिन यहाँ तो हमलावर का कोई अता पता ही नहीं था। तो इसी मुश्किल गुत्थी को सुलझाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई। लेकिन जांच करने वालों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस केस को सुलझाने वाली चाबी वो क्राइम सीन पर नहीं, बल्कि अगले दिन सुबह के अखबार की एक तस्वीर में छुपी हुई थी। हुआ यूं कि तमिलनाडु की फोरेंसिक लैब के एक डायरेक्टर थे, डॉक्टर चंद्रशेखरन। उनकी नज़र अखबार की एक तस्वीर पे पड़ी, जहां लाशों के ढेर के बीच एक कैमरा पड़ा था। पता चला कि वो कैमरा हरी बाबू नाम के एक फोटोग्राफर का था, जो खुद उस धमाके में मारा गया था। जब उस कैमरे की फिल्म को डेवलप किया गया तो बस एक तस्वीर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस तस्वीर में नारंगी और हरे रंग के कपड़ों में एक औरत थी, जिसके हाथ में चंदन की माला थी, और ठीक उसके पास खड़ा था एक आदमी सफ़ेद कुर्ते पजामे में। और जानते हैं, वो औरत ही वो ही ह्यूमन बॉम्ब थी। बस यही एक तस्वीर वो पहला धागा साबित हुई, जिसे पकड़कर जांच करने वाले एक बहुत ही उलझे हुए साजिश के नेटवर्क तक पहुंच गए। अब यहां से देखिए कि कैसे एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली गई। तस्वीर से हमलावर धनु और मास्टरमाइंड शिवरासन की पहचान हो गई। फिर फोटोग्राफर हरिबाबू के घर पर चंदन की माला की एक रसीद मिली, जिससे साजिश में उसकी भूमिका भी साफ हो गई। इसके बाद एक बिल्कुल रूटीन ट्रैफिक स्टॉप पर शंकर कोनेश्वरन नाम का एक आदमी पकड़ा गया, जिसने शिवरासन को पहचान लिया। और फिर उसकी डायरी से मिला नलिनी का नंबर, और आखिर में नलिनी के ही भाई ने सब उगल दिया कि उसकी बहन और उसका प्रेमी मुरुगन भी इस पूरे खेल में शामिल थे। अब ये जो धनु और शुभा थीं, ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं थी। ये लिट्टे के सबसे खतरनाक दस्ते ब्लैक टाइग्रेसेस का हिस्सा थीं। मतलब एक ऐसा सुसाइड स्क्वाड जो अपने मिशन को लेके पूरी तरह से कट्टर था, और जिसे किसी भी कीमत पर अपना काम पूरा करने की ट्रेनिंग दी गई थी। चलिए, अब तक ये तो पता चल गया था कि ये किया किसने, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल अब भी बाकी था। आखिर लिट्टे राजीव गांधी को निशाना क्यों बनाएगा? क्या वजह थी? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। देखिए, एक समय था जब भारत श्रीलंकाई तमिलों का समर्थन करता था, लेकिन फिर 1987 में कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। राजीव गांधी ने भारतीय शांति सेना यानी IPKF को श्रीलंका भेज दिया। लिट्टे ने इसे एक धोखे की तरह देखा, और फिर क्या था, लिट्टे और भारतीय सेना के बीच 3 साल तक एक खूनी जंग चली, और बस यहीं से भारत लिट्टे की नज़र में दोस्त से दुश्मन बन गया। तो असली वजह थी डर। 1991 के भारतीय चुनाव लिट्टे के लिए एक तरह से करो या मरो वाली स्थिति बन गए थे।
उन्हें बस एक ही डर सता रहा था कि अगर राजीव गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो वो आईपीकेएफ को वापस श्रीलंका भेज देंगे और उनकी आज़ादी की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इसी डर ने इस पूरी साजिश को जन्म दिया। अब कहानी आ पहुंचती है अपने सबसे जरूरी और आखिरी पड़ाव पर, मास्टरमाइंड शिवरासन की तलाश, जिसके लिए पूरे देश में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ये शिवरासन, जिसे वन आइड जैक भी कहते थे, क्योंकि एक धमाके में उसकी एक आंख चली गई थी, कोई मामूली अपराधी नहीं था। वो सच में एक भूत की तरह था। कभी सिख, कभी मौलवी, तो कभी पुजारी बनकर पुलिस को चकमा देता रहा। अब यकीन नहीं करेंगे, वो एक तेल के टैंकर में बने खुफिया चेंबर में छिपकर 350 किलोमीटर तक निकल गया। और हाँ, लिट्टे के हर मेंबर की तरह पकड़े जाने से बेहतर वो मरना समझता था, इसलिए गले में हमेशा साइनाइड का कैप्सूल रखता था। और फिर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एसआईटी और एनएसजी कमांडोज को आखिरकार शिवरासन का ठिकाना मिल ही जाता है। बैंगलोर का एक छोटा सा घर जिसे चारों तरफ से घेर लिया गया था। लेकिन एक बहुत बड़ी और जानलेवा देरी हुई। पूरे 36 घंटों तक कमांडोज को उस घर के बाहर बस इंतजार करने पर मजबूर कर दिया गया। ये कोऑर्डिनेशन की एक ऐसी नाकामी थी जिसका नतीजा बहुत बुरा निकला। देखिए, एक तरफ एनएसजी कह रही थी कि तुरंत एक्शन लेना होगा, लेकिन ऊपर से ऑर्डर थे कि सीनियर अधिकारियों का इंतजार करो। एनएसजी के पास साइनाइड का एंटीडोट था, लेकिन ऑर्डर आए कि नए एंटीडोट्स का इंतजार होगा। मतलब कीमती वक्त बस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप या कहें कि लाल फीताशाही में बर्बाद होता जा रहा था। और जब 36 घंटों की इस देरी के बाद कमांडोज ने घर पे धावा बोला, तब तक बहुत बहुत देर हो चुकी थी। अंदर सिर्फ लाशें थी। शिवरासन और उसके साथियों ने साइनाइड खा लिया था। इस कहानी का मास्टरमाइंड अपने सारे राज अपने साथ ही ले गया। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, यानी कानूनी तौर पर क्या हुआ और वो कौन से सवाल हैं जो आज तक अनसुलझे हैं। तो जो लोग पकड़े गए थे, उनके लिए कानूनी लड़ाई काफी लंबी चली। शुरुआत में एक स्पेशल कोर्ट ने सभी 26 आरोपियों को मौत की सजा सुना दी, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 19 लोगों को बरी कर दिया गया। सिर्फ 7 लोगों की मौत की सजा को बरकरार रखा गया, जिसे भी बाद में दया याचिकाओं के चलते आजीवन कारावास में बदल दिया गया। लेकिन आखिर में एक सवाल आज भी कायम है कि मास्टरमाइंड शिवरासन की मौत के साथ क्या इस साजिश का पूरा सच भी हमेशा के लिए दफन हो गया? क्या इस कहानी में कुछ और भी किरदार थे जो कभी पकड़े ही नहीं गए? शायद इस ऐतिहासिक अपराध के कुछ राज कभी सामने नहीं आएंगे।